बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको खुशामदीद कहते हैं। डियर एस्पिरेंट्स और जितने भी प्रोफेशनल हैं जो हमारा ये ट्यूटोरियल देख रहे हैं, बताते चलें कि ये हमारा पेंशन रूल्स एंड रेगुलेशंस का जो कोर्स है ये इक्वली इम्पॉर्टेंट है, वैलिड है सब के लिए जो जॉब की तैयारी कर रहे हैं या फिर वो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं और अपने नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं, या फिर वो पेंशन के रेलिवेंट कहीं पे काम कर रहे हैं तो वो ये चाहते हैं कि उनकी इस एरिया पे फुली ग्रिप हो, तो ये कोर्स उनको भी इक्वली फ़ायदेमंद होगा। तो आज हम इस कोर्स का बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फाइनेंस डिवीज़न के अंडर पेंशन रूल्स 2018 के, और इसका पार्ट 1 आज प्रिलिमिनरी जो पार्ट इसका है, और चैप्टर 1 जनरल जो स्कोप है और इसकी एप्लीकेशन जो है इस रेगुलेशंस की, उसके मुतालिक जो हिदायत हैं या जो एप्लीकेशंस के मुतालिक अहम मालूमात हैं उस पर हम बात करेंगे। कोर्स की कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होगा कि हम जितने भी इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे हम उनको रेड लाइन में हाईलाइट कर देंगे, ताकि आप जब एग्ज़ाम के लिए इसको रिवाइज़ कर रहे हैं तो आपको पूरे एक सेक्शन में से पूरा सेक्शन याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि जो इम्पॉर्टेंट उसके की एरियाज़ होंगे, की पॉइंट्स होंगे, उनको हम हाईलाइट कर देंगे ताकि आपके वो माइंड में रहें। तो इन रेगुलेशंस की बात की जाए तो इसके लिए जब पेंशन बनाई जाती है तो वो बेस किस पे करती है, सैलरी पे करती है, और उसमें क्या चीज़ काउंट की जाती है, एक इंडिविजुअल की कितनी लीव है और उसकी सर्विस कहीं पे ब्रेक हुई है, लेट्स सपोज वो ज़्यादा अरसा यूएल पे रहा है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव ली है उसने, तो उसकी सर्विस ब्रेकअप हो जाता है, तो उस सर्विस के जो ब्रेकअप है उसको टाइम को एक्सक्लूड करना होता है, तो उसमें सैलरी की बेस भी होती है, साथ में लीव को भी देखा जाता है, और उन्हीं की बेसिस पे ही आपकी पेंशन बनती है। और कुछ आपके अलाउंसेस ऐसे होते हैं जो कि आपको जी जब आपकी पेंशन बन रही होती है तो उसको कंसीडर किया जाता है। तो इस लिहाज से इस सेक्शन में ये बात याद रखना ज़रूरी है, दीज रेगुलेशंस आर इंटेंडेड टू डिफाइन द कंडीशंस अंडर विच सैलरीज एंड लीव एंड पेंशन एंड अदर अलाउंसेस कि इनको आपने किस तरीके से कंसीडर करना है। और ये चीज़ कि जो लीव आपने जितनी सर्विस कर ली हो या फिर जितनी सर्विस आपने की है, एक महीने में फ़र्ज़ किया आपने 20 दिन सर्विस के किए थे, इट्स मीन कि आपने उस महीने के 20 दिन की जो सैलरी है वो अर्न की है, लीव जितनी आपकी ड्यू बनती थी वो आपने अर्न की है। तो अर्न करने से मुराद ये होता है कि आपकी जो ड्यू हो जाए सर्विस के टाइम के साथ। इन द सिविल सर्विस डिपार्टमेंट्स एंड इन व्हाट मैनर दे आर कैलकुलेटेड। तो ये जो हिदायतनामा है या जो रूल्स रेगुलेशन है ये सारे हमें गाइड करते हैं कि किस तरीके से आपने सैलरी जो अर्न की है, लीव जो अर्न की है, उसकी बेसिस पे जो आपके अलाउंसेज हैं, आपकी पेंशन कैसे कैलकुलेट की जाएगी और किस मैनर से कैलकुलेट की जाएगी, ये सारी की सारी रेगुलेशन हमें गाइड करेंगे। दे डू नॉट डील अदरवाइज दैन इनडायरेक्टली एंड इंसिडेंटली विद मैटर्स रिलेटिंग टू द रिक्रूटमेंट, पेंशन, प्रमोशन, ऑफिशियल ड्यूटीज़, डिसिप्लिन और द लाइक। यानी कि ये जो बाकी हमारे रेगुलेशंस हैं ये पेंशन के, ये जो कुछ इंसिडेंटल चीज़ें हैं या जो कुछ इसके अलावा चीज़ें उन पे ये अप्लाई नहीं होते, या जो डिसिप्लिन के मामलात हैं या फिर ड्यूटीज़ के परफॉर्म करने या एफिशिएंसी वो उनसे हट के है, ये चीज़ें बेस करती हैं सैलरी, लीव और अलाउंसेस, इनकी बेसिस पे आपकी पेंशन बनती है। तो ये आपने याद रखना है। सबसेक्शन 2 क्या कहता है, मैनी ऑर्डर्स अप्लाइंग टू पार्टिकुलर अपॉइंटमेंट और टू पार्टिकुलर इंडिविजुअल आर नॉट इंक्लूडेड इन दैम। कुछ ऐसे होते हैं आर्जी तौर पर किसी को अगर कंसल्टेंट लाया गया है, कोई एक्सपर्ट या रिसर्चर लाया गया है, उसकी सर्विसेज दरकार होती है, और वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, एक फर्म भी हो सकती है, तो उसकी बेसिस पे ये कुछ रेगुलेशन हैं जो उन पे अप्लाई नहीं होते। हालांकि वो गवर्नमेंट के लिए काम कर भी रहे होते हैं लेकिन उन पे ये चीज़ें अप्लाई नहीं होती। मैनी ऑर्डर अप्लाइंग टू पार्टिकुलर अपॉइंटमेंट or to a particular individual are not included in them. ठीक है, but with this exception the regulations have been framed so as to embody all orders still in force affecting the acting allowances, the leave and leave allowances, the pension and the travelling allowances of officers. तो बाकी जो उनके अलाउंसेज हैं, जो उनकी लीव है, वो अपने हिसाब से जो उनकी टर्म एंड कंडीशन है उसके मुताबिक चलती रहेंगी। द कंडीशन ऑफ हु सर्विस इन आर्मी एंड पाकिस्तान
नेवी रेगुलेशन, जिनकी पाकिस्तान आर्मी और नेवी के रेगुलेशन के मुताबिक है, तो वो उसी के मुताबिक ही कैलकुलेट की जाएगी। वो सिविल सर्वेंट के तौर पे कैलकुलेट नहीं की जाएगी। आर्मी और नेवी के अपने रेगुलेशंस, कानून है, तरीक़ाकार है उनका। The omission from the regulations of any order on those matters which is believed to be still in force should be brought to the notice of the government through the proper channel until so confirmed it should be considered as not in force। कि अगर कोई चीज़ यहाँ पे कवर नहीं की गई और कोई समझता है कि ये इसमें कवर होनी चाहिए थी, जब तक उसको गवर्नमेंट के प्रॉपर चैनल के थ्रू उसको सामने नहीं लाया जाएगा, वो ये समझा जाएगा कि वो अब इन्फोर्स नहीं है। अगर वो कोई उसमें गैप है जो इन रेगुलेशन में फाइंड किया जाता है, अनोमली रेज करने का यहाँ पे कहा गया है कि कहीं पे ऐसा एरिया जो कि पहले रेगुलेशन में था और अब इन रेगुलेशन में कवर नहीं किया, तो गवर्नमेंट सर्वेंट का ये काम है कि वो थ्रू प्रॉपर चैनल गवर्नमेंट के सामने लेके आए और उस पर गवर्नमेंट अपनी क्लैरिफिकेशन दे। सी पार्ट जो है, दीज रेगुलेशंस डू नॉट अप्लाई टू दी पे एंड अलाउंसेज एक्सेप्ट ट्रैवलिंग अलाउंसेज। सिर्फ ट्रैवलिंग अलाउंसेज पे अप्लाई होंगे, लेकिन आगे किसकी कंडीशन, पेंशन एंड लीव ऑफ ऑफिसर्स ऑफ द पाकिस्तान नेवी होल्डिंग श्योर अपॉइंटमेंट्स, जिनके पास आर्जी अपॉइंटमेंट्स हैं, श्योर अपॉइंटमेंट्स हैं, विच आर गवर्न बाय द पाकिस्तान नेवी रेगुलेशन। तो उनकी सिर्फ ट्रैवलिंग अलाउंसेस पे तो ये रेगुलेशंस लगेंगे, लेकिन इसके अलावा जितनी उनकी जो अपॉइंटमेंट है वो नेवी के थ्रू अगर कंडक्ट हो रही है नेवी के रेगुलेशंस के मुताबिक, तो उसके मुताबिक ही वो जो है वो उसकी कैलकुलेशंस की जाएंगी। सबसेक्शन 2 कहता है चैप्टर 1 का, द रूल्स विच अप्लाई टू द ऑर्डिनरी सिविल इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्टेट, यानी कि ये जो ऑर्डिनरी सिविल इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्टेट अप्लाई आल्सो टू द ऑफिसर एम्प्लॉयड अंडर मिलिट्री एंड नेवी। लेकिन जबकि यहाँ पे थोड़ा सा वो कन्फ्यूजन आपके माइंड में आ सकती है कि पहले कहा गया कि नेवी और आर्मी के अपने रेगुलेशन हैं, हाँ बात ठीक है, लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि जो नेवी और मिलिट्री के अंडर सर्विस कर रहे हैं उन पे भी अप्लाई होता है, लेकिन यहाँ पे आगे एक्सेप्शन है, अंडर द मिलिट्री एंड नेवी उनकी इस्टेब्लिशमेंट में वो काम कर रहे हैं डिपार्टमेंट, एंड अंडर लोकल गवर्नमेंट्स हुज सर्विस डज नॉट क्वालिफाई अंडर द आर्मी और पाकिस्तान नेवी रेगुलेशन। वो काम तो कर रहे हैं लेकिन उनकी जो सर्विस है वो रेगुलेशंस के मुताबिक नहीं है, वो क्वालिफाई नहीं करते कि वो आर्मी के रेगुलेशन के मुताबिक उनकी सर्विस काउंट की जाए। यानी कि आर्मी की टर्म एंड कंडीशन के अलावा वो अटैच हुए हैं या किसी तरीके से उनको हायर किया गया, तो फिर जो है उनको आर्मी और नेवी के रेगुलेशन नहीं बल्कि सिविल जो ऑर्डिनरी सिविल इस्टेब्लिशमेंट की जो रेगुलेशन है उनके मुताबिक ही उनको देखा जाएगा और अप्लाई किया जाएगा। सब सेक्शन 4 कहता है राइट ऑफ चेंजिंग और इंटरप्रेटिंग रूल्स। इसका मतलब ये यहाँ पे है कि इन रूल्स और रेगुलेशन में अगर कोई एरिया अनकवर्ड है या फिर उसमें चेंज करने की ज़रूरत है, तो वो अथॉरिटी किसके पास है, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास है। तो इसको ये समझना यहाँ पे ज़रूरी है। द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रिजर्व टू देमसेल्फ द राइट ऑफ चेंजिंग द रूल्स इन दीज रेगुलेशन रिगार्डिंग पे, किसके मुतालिक, पे के मुतालिक, एंड एक्टिंग अलाउंसेज एंड लीव पेंशन फ्रॉम टाइम टू टाइम at their discretion and of interpreting their meaning in case of dispute। अगर उस पर कोई एतराज़ लग जाता है और वो गवर्नमेंट की नज़र में आता है तो उस पर जो डिस्प्यूट है वो गवर्नमेंट की डिस्क्रेशन है, उस पर फाइनल डिसीजन क्या देता है। एंड ऑफिसर्स क्लेम टू पे एंड अलाउंसेज इज़ रेगुलेटेड बाय द रूल्स इन फोर्स। अगर कोई अफसर है वो क्लेम करना चाहता है अपनी पे के मुतालिक या अलाउंसेज के मुतालिक, तो उसके अलाउंसेज इज़ रेगुलेटेड बाय द रूल्स इन फोर्स at the time in respect of which they the pay and allowances are earned। तो फिर वो क्लेम जब करता है तो उसको रेगुलेशन मुताबिक देखा जाएगा, जो उस वक्त राइज होंगे, जो कानून होगा, जो रेगुलेशंस अमली तौर पर अप्लाई हो रहे होंगे, तो उसकी पे भी उस रेगुलेशन के मुताबिक और उसके अलाउंसेस भी उसके मुताबिक देखे जाएंगे जो उसने अर्न कर लिए हैं, यानी कि जिनके लिए उसने काम अब सर्विस में कर चुका है। To leave by the rules in the force at the time the leave is applied for and granted। और अगर उसकी छुट्टी है, छुट्टी के मुतालिक कोई उसका क्लेम है, तनाज़ा है या डिस्प्यूट है, वो आ जाता है, वो समझता है कि मेरे साथ यहाँ पे ज़्यादती हो रही है, वो गवर्नमेंट की जो है वो उसकी डिसीजन चाहता है कि उस पर क्लैरिफिकेशन चाहता है, तो उसको चाहिए कि वो सामने जब लेके आता है तो उसकी लीव कब देखी जाएगी, जब उसने लीव को अप्लाई किया और उस वक्त उसकी छुट्टी ग्रांट हो गई। उस वक्त लीव के रूल्स एंड रेगुलेशन क्या कहते थे, उसके
तनाज़ुर में ही उस पर फैसला होगा। एंड टू द पेंशन बाय द रूल्स इन फोर्स एट द टाइम व्हेन द ऑफिसर रिजाइंस, अगर उसकी पेंशन के मुतालिक मामला है तो फिर जब उस अफसर ने रिज़ाइन किया था या फिर सर्विस से डिस्चार्ज किया गया था और फ्रॉम द सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि वो गवर्नमेंट सर्वेंट से जब रिटायर होता है, रिज़ाइन करता है या डिस्चार्ज होता है, तो उन रेगुलेशन के मुताबिक ही उस पर भी फैसला किया जाएगा। सेक्शन 4A है एन ऑफिसर ट्रांसफर टू ए सर्विस और पोस्ट टू विच द पेंशन रूल्स इन दीज रेगुलेशंस अप्लाई फ्रॉम सर्विस टू पोस्ट टू विच दे डू नॉट अप्लाई। अब यहाँ पे एक और बात है कि एक बंदा था, वो सर्विस कर रहा था किसी ऐसे इदारे में जहाँ पे वो ऑटोनमस टाइप था। ऑटोनमस इदारे में पेंशन फंस गया, नहीं मिलती तो मिलती भी नहीं है। ऑटोनमस इदारे में पेंशन नहीं मिलती और उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया किसी ऐसे इदारे में जहाँ पे उसकी पेंशन बनेगी। तो फिर क्या होगा, उस बंदे के पास चांस होगा, उसके बंदे के पास ऑप्शन होगा कि वो ऑप्शन दे दे कि वो पेंशन वाली सर्विस को कंटिन्यू करना चाहता है ऑप्शन को, या कि पिछले को कंटिन्यू करना चाहता है। तो इसके मुतालिक ये एडिशनल है, ये क्लैरिफिकेशन आई हुई है। एन ऑफिसर्स ट्रांसफर टू अ सर्विस और पोस्ट टू विच द पेंशन रूल्स इन दीज रेगुलेशन अप्लाई, कि जिन रेगुलेशन ये पेंशन की हम बात कर रहे हैं वहाँ पे वो अप्लाई होते हैं। अब उसका वहाँ पे ट्रांसफ़र हो चुका है जहाँ पे ये पेंशन रूल्स लगते हैं। फ्राम द सर्विस और पोस्ट टू विच दे डू नॉट अप्लाई, पहले वो सर्विस वहाँ कर रहा था जहाँ पे ये रेगुलेशन पेंशन के नहीं थे या पेंशन मिलती नहीं थी। बिकम सब्जेक्ट टू द पेंशन रूल्स इन द रेगुलेशन, फिर वो इन रेगुलेशन के मुताबिक उसकी पेंशन भी बनेगी और उसके पास ये राइट आ जाएगा, प्रोवाइडेड दैट इट इज़ स्टिल ओपन टू हिम। ये फिर उसके लिए ऑप्शन है विद इन 6 मंथ ऑफ द डेट ऑफ ट्रांसफ़र, कि जब उसकी डेट ऑफ ट्रांसफ़र हुई है, यानी कि जिस डेट को उसकी ट्रांसफ़र तबादला हुआ उस डिपार्टमेंट में, उससे लेके 6 महीने, इफ़ ही इज़ ऑन लीव ऑन दैट डेट, अगर वो उस वक्त लीव पर था विद इन 6 मंथ ऑफ हिज रिटर्न फ्रॉम लीव, फिर जब भी वो छुट्टी से वापस आके ज्वाइनिंग देगा उस वक्त उसके 6 महीने शुरू हो जाएंगे। यानी कि लीव वाला टाइम उसमें 6 महीने में कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। जब वो ज्वाइनिंग करेगा, ऑफिस में अप्रोच करेगा और यानी कि ज्वाइन करता है ऑफिस छुट्टी के बाद, तो उससे लेके आगे 6 महीने उसके पास ऑप्शन आ जाता है टू इलेक्ट टू बी गवर्न बाय द पेंशन रूल्स टू विच ही वाज सब्जेक्ट इमीडिएटली बिफोर द डेट ऑफ ट्रांसफ़र, के बिफोर द ट्रांसफ़र, यानी कि वो जब कि वो इन पेंशन के रूल्स के मुताबिक आप सर्विस करना चाहता है या कि पहले जो उसकी टर्म्स हैं उसके मुताबिक। द इंटेंशन ऑफ एक्सरसाइजिंग दिस ऑप्शन मस्ट बी स्पेसिफिकली डिक्लेयर टू द गवर्नमेंट और द प्रेसिडेंट, यानी कि अगर फेडरल गवर्नमेंट है तो प्रेसिडेंट को, अगर लोकल गवर्नमेंट किसी जो सूबाई हुकूमत में है या किसी और छोटे मोटे इदारे में जो गवर्नमेंट सूबाई हुकूमत के मुताबिक चल रहा है, तो उसको वो डिक्लेयर करेगा कि मैं ऑप्शन कौन सा एक्सरसाइज कर रहा हूँ। द ऑप्शन वंस एक्सरसाइज शैल बी फाइनल। तो ये बात याद रखने वाली है यहाँ पे फिर भी, कि जो एक ऑप्शन उसको दिया गया है 6 महीने के अंदर अंदर उसने ऑप्शन देना है, तो फिर वो एक दफ़ा ऑप्शन उसने दे दिया तो वो उस पर अप्लाई हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा ट्यूटोरियल। आप कंप्लीट हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं और इसके लिए आप हमारी अकेडमी की वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डिटेल भी हम शेयर कर देते हैं www.harvardacademy.com, और आप हमें व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारा कंप्लीट कोर्स अच्छी तैयारी के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।